डायस पर उपस्थित इस कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर ए बौड़ाई सर, जो कि सर अभी आने वाले हैं, डॉक्टर ममता राणा, हेड एंड डीन स्कूल ऑफ लॉ HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर आलोक राम त्रिपाठी, सिविल जज सीनियर डिवीजन सेक्रेटरी DLSA नई टिहरी, श्री राजपाल मियां जी, सीनियर एडवोकेट रिटेनर DLSA सेक्रेटरी, डॉक्टर विशाल गुलेरिया, डॉक्टर हिमानी बिष्ट, DLSA सेक्रेटरी के स्टाफ, DLSA ऑफिस के स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर्स और प्यारे लॉ स्टूडेंट्स, आज हम सभी यहाँ पर वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक स्मॉल वर्कशॉप का आयोजन किए हैं। मौसम को देखते हुए थोड़ा सा स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम दिख रही है। सर्वप्रथम इस प्रोग्राम को आरंभ करने से पहले मैं DLSA सेक्रेटरी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को हमारे साथ मिलकर करने का प्रयास किए। ये बहुत ही अच्छा लगा कि इस कैंपस में DLSA सेक्रेटरी द्वारा वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व में वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे का आयोजन हम इस विभाग में नहीं कर पाए थे। हो सकता है कुछ खमियां हमारे अंदर हो, इसकी जानकारी नहीं थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे क्यों मनाते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि सोशल जस्टिस है क्या, सामाजिक न्याय है क्या। सामाजिक न्याय अर्थात सभी को समान अवसर प्रदान करना, सभी को समान तरीके से न्याय उपलब्ध कराना। जो असमानता है उस असमानता को गैप को सही करना। हमारे कैंपस डायरेक्टर आज के चीफ गेस्ट सर इस प्रोग्राम के सकते हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। समान न्याय का अर्थ है एक शांतिपूर्ण समाज स्थापित करना और समृद्ध समाज की ओर बढ़ना, असमानता को दूर करना, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करना। इसी पर्पस, इसी उद्देश्य से हम वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे को मनाते हैं। अगर हम इसके और पीछे चले कि कब से इसकी शुरुआत हुई, तो हालांकि इसकी सर्वप्रथम शुरुआत 19वीं शताब्दी से ही हुई है, लेकिन 1995 में इस पर एक चिंतन किया गया कि कैसे गरीबी दूर हो, कैसे सामाजिक जो बहिष्कार है उसको कैसे रोका जाए। तो विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कोपेनहेगन डेनमार्क में, और उसमें लगभग 100 से अधिक राजनीतिक नेताओं ने गरीबी और बेरोजगारी पर इसको दूर करने का एक संकल्प किया, एक डिक्लेरेशन किया कि हम इसको दूर करके रहेंगे। लगभग 10 साल के बाद 26 नवंबर 2005 को 2007 में इसमें इस संकल्प में न्यूयॉर्क में फिर इसकी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी बैठक हुई, और उसमें ये जो गरीबी और सामाजिक बहिष्कार और बेरोजगारी का जो संकल्प लोगों ने लिया था उसको दूर करने का एक संकल्प पे चर्चा किया गया। उनका मुख्य मुद्दा यही था कि इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए। तो 20 फरवरी का दिन चुना गया और लगभग 2 साल के बाद अर्थात 2009 से इस पे सर्वप्रथम विश्व ये वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाना आरंभ किया जाने लगा। और आज हम लगभग 15-16 साल हो गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जो असमानता है उस असमानता को दूर करना है। भारतीय संविधान में भी इसकी व्याख्या की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताया गया है। तो हमें यह चाहिए, हमें यह दृढ़ संकल्प
लेना होगा कि हम सामाजिक जो असमानता है उस असमानता को कैसे दूर करें, कैसे और इसको सुधारें। तो ज़्यादा इस पर न बोलते हुए अब मैं पुनः आप सभी को यहाँ धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच में जो DLSA सेक्रेटरी साहब आए हैं और इसके बीच में इसके बारे में कुछ विधिक जानकारियाँ प्रदान करेंगे। हम अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देते हैं और पुनः हम डायरेक्टर सर का हार्दिक आभार करते हैं कि इस प्रोग्राम में सर ने हमारे बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में आग्रह को स्वीकार किया। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for enlightening us. In the continuance of this program, now I would like to invite Head and Dean, School of Law, Dr. Mamta Rana ma'am, on the podium to say few words about today's event. Dr. Mamta Rana. Thank you, Arpit, and a very good afternoon to everyone, respected Director sir. Guest for the day, Dr. Alok Ram, Department Civil Division, Secretary DLSA. Mr. Rajpal Mia, Senior Executive and Retainer. Dr. S.K. Chakravarti, Convener, DLA, Dr. Vishali Devi. Dr. Dimanovich, members, staff of DLSA, research scholars and micro-students. So today we are gathered here to celebrate this World Social Justice Day, which was firstly celebrated on 28th of February 2009, which is quite a long time. I am very thankful to Director sir for, despite having a busy schedule, and he took his time and to be with us today. And thankful to Secretary DLSA for being very instrumental in coordinating all these activities with School of Law timely. And convener Dr. S.K. Chakravarti and the team behind for organizing this event for the day. Now, social justice, which is a very broad term, we need to analyze the word social justice, and we know that there are no parameters of justice, because there is no set definition of the word justice, because it depends on the person's perception. Maybe it may seem good for me, it may not be good for you. So social, when we are talking about social, that means it is related to the society. And there are a lot of people, we have seen over a period of time, how the society over a period of time developed. With a lot of struggle we have seen, and we know that the father of the Indian, we can say that the father of social justice, we say, as far as Indian position is concerned, Dr. Bhim Rao Ambedkar. He has also struggled, and there are sort of words which are being mentioned in the Indian Constitution, which says that yes, justice, there are different parameters of justice. But when we talk about social justice, and it is coined with the word social, that means we need to do something for the upliftment of the poor and downtrodden of the society. So how to do that? Maybe further, we have to provide employment opportunities to them. We have to provide opportunity to, as far as education is concerned. So the opportunities, they are to be provided, then only we can say that the aim and objective will be met. Now, we are here, all our law students, we know that, because it can also be related to certain theories or thought process of some of the school of the jurisprudence. If we say that it can be related with sociological school of jurisprudence, which says that it is the whole, it is all related to, and the focal point of discussion is society. When it is about society, the societal norms are there, and it is about you have to meet the social interest. So there are different social interests. So we need to see that what are the social interests and how these social interests they can be achieved. So we can say that it is the opportunities, we can say that the ones who have not got these opportunities. Today we are talking about women empowerment, or we talk about gender neutral laws. So earlier they were struggling about opportunities to educate themselves. Now they got those opportunities, now they are struggling to be on the same page.
So that is what we need to provide. So this is one angle of social justice, because we have to focus on different aspects of social justice, wherein people are struggling to be on the in the mainstream of the society. So with this small discourse from my side, now I'll say that this is the responsibility of the DLSA secretary to carry forward this discussion forward with you people. So with this, thank you so much and good day. Thank you very much, ma'am, for your kind words. We have students who has also participated in this event. In this series, I would like to invite Mohit Velvanshi, who wanted to share his opinions about today's event. Mohit Velvanshi. माननीय न्यायाधीश महोदय जी, विभाग अध्यक्ष और सभी साथीगण, सामाजिक न्याय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जानने से पहले हमें इस बात का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि आज के संदर्भ में सामाजिक न्याय यह है कि वह सभी को चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय जी, सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और संसाधन मिले। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर क्यों ना हो। सामाजिक न्याय में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं: इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ह्यूमन राइट्स। हाल के वर्षों में सामाजिक न्याय के मुद्दों ने वैश्विक राजनीति, आर्थिक नीति और सामाजिक आंदोलनों पर गहरा प्रभाव डाला है। विश्व भर में नस्लीय भेदभाव एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। अमेरिका में हुए ब्लैक व्हाइट मैटर आंदोलन ने नस्लीय अन्याय के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई है, परंतु इसमें अभी और काम करना जरूरी है। हाल के वर्षों में पुलिस के ऊपर ही नस्लीय भेद का आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वीडियो और फोटो पब्लिक में है। दूसरा, आर्थिक असमानता भी सामाजिक न्याय की एक बड़ी चुनौती है। दुनिया भर में शीर्ष 1% लोगों के आय तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि निचले 50% की आय घट रही है। ये असमानता सामाजिक असंतुलनों को जन्म देती है, जिसमें गरीबी अमीरी के बीच खाई बढ़ती जा रही है, जिसमें हमें और काम करना जरूरी है। महिलाएं, LGBTQ+ और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव आज भी व्यापक है। इतने वर्षों में यदि कुछ नहीं बदला है, मान्यवर, वह महिलाओं की स्थिति बचपन से लेकर जवानी तक लड़की के साथ होने वाले हर मजाक में विवाह की गूंज मौजूद होती है। अगर उसकी बहू छत पर खड़ी है, मतलब सीधा सा मतलब यह है कि घर का मान सम्मान छत पर खड़ा है। अगर आपकी बेटी घर के बाहर किसी से बात करती है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि घर का सम्मान बाहर बात कर रहा है। लेकिन जब वह स्त्री घर पर ही प्रताड़ित होती है, तो तब वह चलते फिरते मान सम्मान की फिक्र क्यों नहीं होती है। जब स्त्री बराबरी की बात करती है, तो न्यायालयों की आंचल फैलाए हुए वह न्याय की बात करती है, तो आप न्याय के बजाय पैर पीछे कर लेते हैं। अभी इस पर भी काम करना जरूरी है। मान्यवर, शिक्षा में असमानता एक ऐसी समस्या है जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर है। भारत का यह दुर्भाग्य है कि इसकी शिक्षा 2 माध्यमों में बांट दी गई है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में बांट दी गई है। हिंदी के साथ काफी क्षेत्रों में भेदभाव किया जा रहा है, जिसमें विधि भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मानो हिंदी माध्यम का छात्र किसी अन्य भाषा के छात्र को यदि विधि की शिक्षा लेनी है, तो वह इंग्लिश में निपुण होना चाहिए, परंतु जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है मान्यवर, वह आज भी हिंदी माध्यम में ही चलाए जाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। जैसे कि हम उदाहरण के तरह देखें तो लॉ में क्लेट पीजी या क्लेट यूजी, जो कि हिंदी माध्यमों के बच्चों के लिए मानो बनी ही नहीं हुई है। अनुसूचित जाति और जनजाति में वे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य समुदायों की अनुसूची की है। हमारे संविधान ने SC/ST समुदायों के उत्थान के लिए आरक्षण, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 15, 4 और 14 चार राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। हालांकि संवैधानिक प्रावधान मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर SC और ST संविधानों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायाधीश महोदय जी,
जैसे कि शैक्षणिक असमानता, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक भेदभाव, न्याय प्रणाली में प्रतिनिधित्व की कमी भी SC/ST वर्गों में दिखाई देती है। मान्यवर, सामाजिक न्याय केवल कानूनी प्रावधानों का सीमित नहीं है, हमारे समाज की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन की मांग करता है। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां समानता, स्वतंत्रता और प्रभुत्व के मूल्य सर्वोपरि हो। हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि सर्व सुखी भवन्तु। धन्यवाद। Thank you so much, Mohit, for indicating some problematic issues of the society. In this series, I would like to invite Ramchandra Yadav. He also wanted to speak or share his opinion on this event. Ramchandra. मंच पर उपस्थित सभी शिक्षक और मुख्य शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूँ सामाजिक न्याय हम लोग जो मना रहे हैं, तो इसमें हम विद्यार्थी जीवन में सामाजिक न्याय में योगदान क्या कर सकते हैं। सामाजिक न्याय मनाने का मतलब ये नहीं हो कि हम आज यहाँ आए और फोटो खिंचाएं, इंस्टाग्राम पे डालें, फिर भूल जाए। सामाजिक न्याय अगर मना रहे हैं हम लोग, तो हमको सबसे पहले ये विद्यार्थी जीवन में हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। समाज को उन्नति के लिए हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। और जो लोग पॉलिसी मेकिंग पे बैठे हैं वो सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की, और जो हमारा सामाजिक न्याय है यही एक लक्ष्य है और ये हमारे संविधान में विदित है। जैसे अभी हमारे पूर्व चीफ जस्टिस साहब थे DY चंद्रचूड़ सर, अगर वो सामाजिक न्याय की बात की जाए, इसके पहले जो है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में अभी तक टोटल 11 महिलाएं नियुक्त हुई हैं और इस समय सबसे ज़्यादा 4 महिलाएं या 6 महिलाएं हैं, अगर मैं गलत ना हो तो। अगर आप पॉलिसी में जो अगर चीफ जस्टिस साहब का ये मौका था कि अगर कोलिजियम सिस्टम खत्म करते तो हो सकता है था कि महिलाएं नियुक्त होकर और उनके प्रतिनिधित्व बढ़ता है, क्योंकि महिलाएं राजनीतिक रूप से उतना मजबूत नहीं है। और जो कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो जज साहब चुने जाते हैं जो राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं वही चुने जाते हैं। अगर आपको बात किया जाए पूरे देश में महिलाओं का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रतिनिधित्व का तो 8% है, जो कि चिंता की विषय है। और जो कि जुडिशरी में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा किसी हाईकोर्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो पंजाब में, हरियाणा हाईकोर्ट में है, और सबसे कम की बात की जाए तो मेघालय और मणिपुर में, और उत्तराखंड में भी 1 महिला जज है हाईकोर्ट में। ऐसी और महिलाओं के पीछे और मतलब कि अगर हम अपने कैंपस में अगर देखें, जो हमारे विद्यार्थी सहपाठी हैं उसमें भी हम लोग बहुत, हमारे पूरे कक्षा में 9 से 10 लड़कियां पढ़ती हैं और पुरुषों की संख्या उसमें ज़्यादा है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में शिक्षा कर्मी जो है इक्वलिटी बराबर है। बस इसी के साथ हम अपना बात विराम देंगे, लेकिन ये सच है कि जो लोग पॉलिसी उनके ऊपर दबाव न बनाया जाए तब तक ये लोग जो है महिलाओं के विषय में या कि समाज कोई भी वर्ग इसमें काम ही नहीं कर सकते। जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। बस Thank you so much, Ramchandra. In the continuance of this event, now I would like to invite DLSA Secretary and Civil Judge, Senior Division, Dr. Alok Ram Tripathi sir, to say few words about today's event. Dr. Alok Ram Tripathi sir.